Hello everyone, welcome to PATHSHALA IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Simanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in PATHSHALA IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to start the third lecture of the chapter Friction. In all those previous lectures, we had heard about introduction to friction, causes of friction, factors affecting the friction and the types of friction. These all topics were discussed in all those previous lectures. So in today's lecture we are going to discuss all these topics. Fine. So let's start the video. Okay. तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में 4 टाइप्स देख लिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड जस्ट अबाउट टू मूव. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर जस्ट वो मूव करने वाला ही होगा तो उस समय तक जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होगा यानी किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में वो मूवमेंट में होगा, स्लाइडिंग मूवमेंट में होगा, तो उस समय जो उसमें फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा. जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होगा यानी रिवॉल्व कर रहा होगा, जस्ट लाइक मोशन ऑफ अ व्हील, यू कैन से दैट, तो उस समय जो फ्रिक्शन बॉडी और सरफेस के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एक्ट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. ठीक है. सेम एज इन फ्लूइड्स में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा तो उस ट्रैवल के दौरान जो उस पर बैकवर्ड फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड कहने का क्या मतलब? लिक्विड और गैस दोनों. समझ में आ रहा? यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में ट्रैवल कर रहा हो यानी स्विमर जब स्विम कर रहा हो और हम जब साइकिलिंग कर रहे हो एयर में, फाइन, तो एयर भी एक टाइप ऑफ गैस ही है, तो उस समय भी जो हमारे ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन. आज हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन कि बेसिकली फ्रिक्शन का एडवांटेजेस क्या क्या है. वी कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पसेस इन आवर डेली लाइफ्स. यानी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही जरूरी है हमारे डेली लाइफ के लिए. ऐसा क्यों भाई? तो इट अलाउज अस टू वॉक ऑन द अर्थ सर्फेस. ये हमको अलाउ करता है ताकि हम अर्थ सर्फेस पे वॉक कर सके. फाइन. अगर देखते हैं अगर ये नहीं होता फिर क्या होता? जैसे समझ लो कि एक जो सरफेस है तुम्हारे घर पे, जो टाइल्स है, उस टाइल्स पे कहीं से ऑयल गिर गया. समझ में आ रहा? कहीं से ऑयल गिर गया उस टाइल्स पे तो क्या हो जाएगा? वो स्मूथ हो जाएगा सरफेस. तुम जैसे ही उस ऑयल वाली जगह पे अपना पैर रखोगे तो यू विल स्लिप, यू विल नॉट एबल टू वॉक ऑन दैट सरफेस. फाइन. तो ऑयल क्या करता है? तुम्हारे पैर, तुम्हारा जो लेग है वो और जो अर्थ सरफेस है यानी जो टाइल्स का सरफेस है उस दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ही कम कर देता है, जिसके कारण तुम सही से नहीं चल पाते हो. तो फ्रिक्शन ही वो चीज़ है जो हमको अर्थ सरफेस पे चलने के लिए एक्शन देता है. ठीक है. सो द फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच अलाउज अस टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस. फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो हमको अलाउ करता है कि हाँ भैया तुम इस जगह पे चल सको, क्योंकि तुम्हारे पैर और सरफेस के बीच जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगा तब तक तुम उसको पकड़ के नहीं रख सकते हो. तुम जैसे ही पैर रखोगे यू विल स्लिप डाउन. समझ में आ रहा फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? फिर सेकंड क्या बोल रहा है? इट अलाउज अस टू राइट विद अ पेन ऑन अ सरफेस ऑफ अ पेपर. ये तो सब लोग एक्सपीरियंस किए हैं कि अगर तुम्हारे पेपर पे ऑयल लग जाता है यानी वो चिपचिपा अगर हो जाता है तो उस पर जब तुम पेन या पेंसिल से लिखोगे तो वो नहीं लिखा गया, फिर बहुत डिफिकल्ट होगा उस पर लिखने में. ऐसा क्यों होता? क्योंकि जैसे ही ऑयली सरफेस हो जाता है तो वहाँ का फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए तुम्हारा पेन वहाँ पे रह नहीं पाता, वहाँ पे टिक नहीं पाता. जैसे ही तुम रखोगे वो स्लिप डाउन हो जाएगा. समझ में आ रहा? इसलिए जो हम लिखते हैं वो लिखने समय भी जो फोर्स वहाँ पे एक्ट होता है, जो फोर्स हमको ये अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम इस पर लिखो, वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है. इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल विद द वॉल. फ्रिक्शनल फोर्स हमें क्या करता है? अलाउंस देता है कि हाँ भाई तुम किसी भी कांटी को वॉल में घुसा सकते हो, ठोक सकते हो. फिर नेक्स्ट क्या है? अ मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर बी एबल टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट अ फ्रिक्शनल फोर्स. ये भी बहुत आसान है. हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर फुटबॉल कहीं पे एक जगह रखा हुआ हो, तुम उसको किक कर दो. फाइन. तुम उसको किक कर दोगे फुटबॉल को, जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं तब तक उसको कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए था. जो बोले उसको फील करना. हम एक जगह फुटबॉल रख दिए, उसको अपन पैर से किक कर दिए. जैसे ही किक करे तो उसको अभी तो कोई फोर्स रोकने वाला है नहीं, क्योंकि फोर्स ही वो चीज़ है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो रोकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करता है. तो जब तक हम उसको अपने पैर से रोकेंगे नहीं, उसको रुकना नहीं चाहिए था. लेकिन फिर भी क्या होता है? थोड़ी देर आगे चलने के बाद फुटबॉल खुद ब खुद रुक जाता है. तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है फ्रिक्शनल फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जो फुटबॉल को या फिर किसी भी चीज़ को रेस्ट के बाद जब उसको हम मोशन में लाते हैं तो वापस से रेस्ट में आ जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. यानी कि
अगर ये अर्थ सरफेस है, मान लो ये ग्राउंड का सरफेस है और इस ग्राउंड के सरफेस पे ये फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल जहाँ पे ग्राउंड से टच्ड होगा, इस जगह पे ध्यान देना, इस जगह पे ये टच्ड है इससे, तो इस जगह पे इसका मोशन इधर है आगे की ओर मान लो, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही मोशन के जस्ट अपोजिट साइड में लगता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास लगता है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मोशन इधर है और हम धक्का पीछे से लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर दूर जाने के बाद क्या होगा? ये बॉल खुद ब खुद रुक जाएगा। समझ में आ रहा? यानी कि मोशन इसका इधर है, ध्यान देना, इसका मोशन इस साइड है और हम फोर्स पीछे से लगा रहे हैं। अगर हम इसी साइड फोर्स लगाते हैं तो फिर ये और आगे की ओर मूव करता। अगर हम इस साइड फोर्स लगाते तो और आगे की ओर मूव करता, लेकिन इस साइड नहीं लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की ओर, यानी मूवमेंट आगे है और हम खींच पीछे रहे। तो क्या होगा? थोड़ी दूर जाने के बाद वो खुद ब खुद रुक जाएगा। तो जो फुटबॉल थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्या है? इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। सबको समझ में आ रहा? सेम यही चीज़ है कि किसी भी गाड़ी को हम फ्रिक्शनल फोर्स के एब्सेंस में रोड पे नहीं रन करा सकते, क्योंकि जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तब तक इस दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे फील करने वाली चीज़ है, ये चक्का है, मान लो इट्स अ व्हील, ये व्हील है, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है व्हील के और जो अर्थ के मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में क्या करते हैं? एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब तक ये बॉन्डिंग नहीं बनेगा तब तक ये इसको पकड़ के नहीं रखेगा, पकड़ेगा नहीं तो तुम्हारा चक्का ज़मीन पर रहेगा ही नहीं, यानी वो कंटिन्यू स्लिप करता रहेगा। समझ में आ रहा? इसलिए किसी भी व्हीकल को रोड पे रन करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। बिना फ्रिक्शनल फोर्स के कोई बिल्डिंग अपन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिल्डिंग सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये तुम लोग जान के फिर हमको कॉमेंट में करना। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? ऐसा क्यों होता? फाइन। तो अगर आगे की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे देखो, फर्स्ट क्या है? स्ट्राइकिंग अ मैचस्टिक। बिना फ्रिक्शनल फोर्स के हम किसी मैचस्टिक को नहीं जला सकते। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तब तक ये मैचस्टिक इससे बॉन्डिंग नहीं करेगा। जब तक बॉन्डिंग नहीं करेगा तब तक ये घसेगा नहीं, ठीक है? और मैचस्टिक को जलाने के लिए हमें घसना पड़ता है। अगर इस जो ये पोर्शन होता है, फॉस्फोरस वाला जो पोर्शन होता है, अगर इस जगह पे ऑयल लग जाए या फिर पानी लग जाए तो मैचस्टिक नहीं जलता है, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, तो इस पर ये रैश नहीं कर पाता। फिर क्या है? स्पाइक्ड शूज़ ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं या फिर जो रनर्स होते हैं, उसके शूज़ में स्पाइक्स लगे होते हैं। एक स्पाइक्स यानी कांटा टाइप का होता है। ये क्या करता है? जब तुम दौड़ोगे तो ये ग्राउंड तो थोड़ा अंदर तक जाता है और उसके बीच का बॉन्डिंग थोड़ा मजबूत करता है, तो जो गिरने का चांस है या फिर जो स्लिप करने का चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए जो एथलेटिशियंस है या फिर जो गेमर्स है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो हमेशा स्पाइक्ड शूज़ ही पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी आर एबल टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम लोग ऑटोमोबाइल्स को चला पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइटिंग ऑन पेपर। सबको समझ में आ रहा? जो अपन पेपर पे लिखते हैं तो इसके पीछे का कारण भी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। इन सारे एक्शंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन सारे एक्शंस के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो इन सारे का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो एक बार देख लें कि भैया फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा है, यानी बिना फ्रिक्शनल फोर्स के तो मेरा एक दिन भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स इन wear and tear of objects such as the moving parts of machines, the tires of a vehicle, sole of the shoes। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है? बहुत चीज़ फट जाता है या फिर बहुत चीज़ ख़राब हो जाता है। जैसे कि किसी भी ऑटोमोबाइल्स का व्हीकल या फिर तुम्हारे शूज़ का सोल। क्यों? जब तुम शूज़ पहनते हो तो जब तुम रोड पे चलते हो तो उसके और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एक घर्षण होता है। तो उस घर्षण के कारण क्या होता है? जो तुम्हारा सोल होता है शूज़ का, वो धीरे धीरे घसते जाता है, यानी घिस जाता है, थोड़ा पतला होता जाता है और कुछ देर के बाद वो जाके फट जाता है। तो जो शूज़ का सोल फटता है उसके पीछे का कारण क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर घर पे तुम्हें डांट लगे कि जूता कैसे फट गया तो बोलना मेरी कोई गलती नहीं है, गलती फ्रिक्शनल फोर्स की है, फ्रिक्शनल फोर्स को डांटो। समझ में आ गया? सेम एज तुम्हारे व्हीकल का टायर भी बहुत देर चलने के बाद ख़राब हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू वो फ्रिक्शन में रहता है सरफेस से। जैसे ही तुम ब्रेक मारते हो तो ब्रेक से गाड़ी रुक क्यों जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे तुम ब्रेक मारोगे तो वो चलना स्टॉप कर देगा, जैसे ही घसराएगा तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। समझ में आ रहा? फिर नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। इन केस ऑफ मशीन्स द प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारे केसेस में ये हीट भी रिलीज़ करता है। अगर तुम अपने हाथों को बहुत देर तक किसी भी सरफेस पर रब करते रहो तो तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा ड्यू टू द फैक्ट दैट, या फिर तुम किसी एक लोहे को दूसरे लोहे पर रब करते रहो, आइदर वुड को
किसी दूसरे वुड पे किसी चीज़ को रब करो तो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिजल्ट किसमें करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट में, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी दिया गया वो एनर्जी जाएगा कहाँ, एनर्जी तो बर्बाद होता नहीं है, तो वो एनर्जी किस में चला जाता है, हीट के फॉर्म में चला जाता है। कि हम लोग को जाना नहीं है अभी, बस बता रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे व्हीकल्स को ख़राब कर सकता है या फिर हमारे व्हीकल्स का जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और समटाइम्स स्टॉप्स इट। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स ही वो चीज़ है जिसके कारण हमारा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो जाता है या फिर कुछ देर चलने के बाद वो रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं या फिर उसका स्पीड ही कभी कम नहीं होगा। अगर तुम साइकिल थोड़ी दूर चलाओ और थोड़ी देर के बाद पैडल छोड़ दो, यानी जो पैडलिंग करते हो पैडलिंग करना छोड़ दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर आगे चलने के बाद साइकिल धीरे 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 हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मेरा मोशन आगे है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर एक्ट कर रहा है। समझ में आ गया। इट कैन लीड टू नॉइज पोल्यूशन इन सर्टेन केसेस, फॉर इंस्टेंस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस लाउड साउंड ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर। और ये फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन भी करता है, यानी कि अगर तुम बहुत स्पीड चलाओगे साइकिल और सामने से हवा भी बहुत तेज़ है तो हवा के कारण जो तुम्हारे ऊपर एक एयर ड्रैग होगा, यानी जो एयर के कारण फ्रिक्शन होगा वो बहुत सारा नॉइज़ भी करता है। एज सेम एज द एरोप्लेन्स अगर हवा में उड़ रहे होते हैं तो ऊपर में बहुत ज़्यादा ही एयर का स्पीड रहता है, तो उसी एयर स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग होता है जिसके कारण बहुत ही सारा नॉइज़ का पोल्यूशन क्रिएट करता है। समझ में आ रहा। या फिर तुम्हारे ब्रेक्स भी, अगर तुम्हारे साइकिल के ब्रेक्स ख़राब हो गए हैं और उस ब्रेक्स को तुम अगर अप्लाई करो तो ब्रेक बहुत ही गंदा आवाज़ देता है। इसके पीछे कारण भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स से कुछ एडवांटेजेस भी हैं और से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये सारे हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, कि हम लोग कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सब सिचुएशंस, फ्रिक्शन हमें बहुत ज़रूरी है या फिर हम चाहते हैं कि बहुत सिचुएशन में फ्रिक्शन लगे, बिना फ्रिक्शन के बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाएंगे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इंक्रीज टू अकम्प्लिश सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क। फ्रिक्शन चूँकि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ टास्क में फ्रिक्शन हमेशा ही बना रहे, फ्रिक्शन हमेशा इंक्रीज़ हो रहे। जैसे ट्रीडेड टायर्स ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज फ्रिक्शंस, व्हीकल विथ थ्रेडेड टायर्स प्रोवाइड मोर फ्रिक्शंस विच गिव्स बेटर ग्रिप ऑन द रोड। तो जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, जो भी हमारे गाड़ी या हमारे साइकिल का जो टायर्स होते हैं, उस टायर से हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो। फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा यानी कि उसका रोड पे जो पकड़ है, जो हमारे सरफेस पे पकड़ है, जो ग्रिप है वो बना रहेगा। जितना ग्रिप बना रहेगा उतना मेरे लिए सही होगा ताकि हम स्लिप ना कर पाएँ और मेरा गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो पाए। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जो हमारे टायर्स होते हैं उसमें हम ट्रीडेड टायर्स लेते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे ग्रिप बनाओ। अगर तुम कभी ध्यान से अपने साइकिल या कार का टायर्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये जो ग्रिप्स बना होता है बहुत सारा, ये ग्रिप्स क्या करता है, तुम्हारे टायर और जो रोड है उस दोनों के बीच का फ्रिक्शन इंक्रीज़ करता है। इसलिए जो हमारे टायर्स होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रिप्स बने होते हैं और वी कैन से दैट वो ट्रीडेड टायर्स होता है। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिससे कि फ्रिक्शन उसके और रोड के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके और वो एक बेटर ग्रिप प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। सेम एज सोल्स ऑफ शूज़ आर ट्रीडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल एंड द ग्राउंड। और जो हमारे शूज़ के सोल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे ग्रिप्स बने होते हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसके कारण जो हमारा शूज़ का सोल है और जो ग्राउंड सरफेस है उस दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा ग्रिप बन सके और इंक्रीज फ्रिक्शन जो है रोड और सोल के बीच में वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि हमारा पकड़ रोड पे सही बना रहे और हम स्लिप ना करें। सेम जैवलिन थ्रोअर्स रब सम पाउडर ऑन हिज पाम टू गेट बेटर ग्रिप ऑन द जैवलिन्स। जो जैवलिन थ्रोअर होते हैं, वी कैन से दैट इन सिंपल लैंग्वेज, जो भाला एक कह सकते हैं उसको, एक भाला टाइप का रहता है, उसके आगे बहुत नुकीला रहता है, उसको जो फेंकना एक स्पोर्ट्स है। तो उस समय जो फेंकने टाइम जो थ्रोअर्स होते हैं वो अपने हाथ में पाउडर लगाते हैं ताकि वो जो जैवलिन थ्रो है, जो वो स्टिक है, उस पर एक अच्छा पकड़ बना सके और छोड़ने के टाइम वो स्लिप ना करे, एकदम इंस्टेंट पे वो छूट जाए। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, वो पाउडर लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन उनके हैंड में और जो स्टिक है उसमें बना रहे। फिर कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल टू फॉर अ बेटर ग्रिप ऑन द ओपोनेंट्स। जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो भी अपने हाथ पे सॉइल को रब करते हैं ताकि उनके हाथ का फ्रिक्शन बना रहे, जब भी वो किसी ओपोनेंट को कैच करे तो वो उनसे स्लिप ना करे, उसे छूटे नहीं। इसलिए क्या करते हैं, वो सॉइल रगड़ लेते हैं ताकि जैसे ही वो उसको पकड़े तो एक अच्छा ग्रिप मिले उसे और ओपोनेंट को वो पकड़ सके। तो ये सब कुछ ऐसे केसेस है जिसमें इंक्रीज़ का फ्रिक्शन का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, यानी इन सब केसेस में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है। फिर आते हैं कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। समटाइम इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत समय ऐसा भी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए
एक बेटर रिजल्ट के लिए हमको उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि उस जगह पे अगर हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर देंगे तो शायद रिजल्ट मेरे पास परफेक्ट नहीं आ पाए, हमको लॉस सहना पड़े। जैसे एग्जांपल, द पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर कैरम बोर्ड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड सरफेस एंड द स्ट्राइकर। जो कैरम बोर्ड होता है जिस पे अपन खेलते हैं कैरम, उस पर अपन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सके, यानी वो सरफेस को स्मूथ बना सके। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो जो अपन स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं उसके गोटीज़ पे, तो वो सही तरीके में जहाँ पे जाना होता है वहाँ नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन के कारण वो बीच में ही रह जाएंगे। तो वहाँ पे रिड्यूस करना फ्रिक्शन का बहुत ज़रूरी है। ग्रीजेज इज़ यूज इन बाईसाइकिल्स एंड अदर मोटर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। बहुत सारे ग्रीजेज या फिर ऑयल्स हम लोग यूज़ करते हैं मशीनरी पार्ट्स में, ताकि उनका एफिशिएंसी हमको बहुत ही ज़्यादा मिल सके। यानी कि जो स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत टाइम स्प्रिंग्स होते हैं, या फिर जो रोल करने वाला होता है, उस रोलिंग में अपन बहुत सारे ग्रीसेस और ऑयल्स यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से रोल कर सके। अगर फ्रिक्शन होगा उसके जगह पे, फ्रिक्शन अगर आ जाएगा उस रोलिंग चीज़ में, तो वो सही से मूव नहीं कर पाएगा और हमें बहुत ही गंदा रिजल्ट मिलेगा। ऑयल इज़ अप्लाइड ऑन द हिंग्स ऑफ द डोर सो दैट दे कैन मूव ईजिली। जो हिंग्स होते हैं जहाँ से डोर खुलता है और बंद होता है, वहाँ पे भी अपन ऑयल लगाते हैं ताकि वो आसानी से मूव कर सके। तो इन सारे केसेस में फ्रिक्शन का रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन कम होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। फाइन, तो यहाँ हम लोग का चैप्टर हो गया ख़त्म। सारे क्वेश्चंस आप लोग NCERT से बना सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो वो मेरे से पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक।